नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश के आम चुनावों के नतीजों का इतिहास अपने साथ लेकर साल 2024 बीत चला। बहुत बातें हुई, बहुत मुद्दे उछले, राजनीतिक टकराव और मेल मिलाप के समीकरण बने, यानी राजनीति के मोर्चे पर काफी कठिन परीक्षाओं का साल रहा 2024। हम आज आपको 24 के उन सियासी सुपरस्टार्स से मिलवाएंगे जो पूरे साल चर्चा में बने रहे। कह सकते हैं कि 24 की 10 चर्चित शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। शख्सियतों के चयन में कोई क्रम नहीं है, मतलब कोई नंबर 1, नंबर 2 नहीं है, बल्कि हम जिनके बारे में भी दिखाएंगे वो सब के सब हैं 24 के सुपरस्टार। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है। धारा 370 को हमने जमीन पर काट दिया। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात न किया करें। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मैं हेमंत सोरेन। कश्मीर के लोगों ने हमें 5 दिन की हुकूमत नहीं दी, 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं दी, 5 महीने की हुकूमत नहीं दी, 5 साल की हुकूमत दी। की सियासत के सुपरस्टार्स की चर्चा हम शुरू करते हैं उस शख्सियत से जिनके बारे में 2024 यह ऐलान करके गया है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब इसमें यह जोड़ लेना ठीक रहेगा कि जो कभी हार ही नहीं माने उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं
आम चुनावों में 400 पार का नारा दिया था खुद पीएम मोदी ने और चुनावों में जीत को मोदी की गारंटी से भी जोड़ा। लेकिन पार्टी की गाड़ी का जनमत रूपी पेट्रोल जब बहुमत से पीछे ही खत्म हो गया तो चर्चा उठी कि क्या चुक गया पीएम मोदी का मैजिक। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। $400 पार नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन 24 की सच्चाई यही है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब देश में नेहरू और मोदी ये दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरा कार्यकाल मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के तेवरों में कमी नहीं आई। हरियाणा भी बीजेपी जीती और महाराष्ट्र भी, वो भी पूरी धमक के साथ। मोदी मैजिक खत्म होने के जो दावे किए जा रहे थे वो दावे फीके पड़ गए। ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने अपनी सरकार के लिए, अपने 10 साल के कामकाज के लिए, जनादेश के लिए जाने वाले थे, इसलिए लगातार वो चर्चा में रहे। भारतीय जनता पार्टी जो 370 सीटें अपने दम पर और 400 सीट पार सीटें एनडीए के लिए मांग रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो इस रिकॉर्ड को बनाए, लेकिन उसकी अपनी सीटें 240 आई और एनडीए की सीटें 293 के आसपास आके अटक गई। तो ये भी एक चर्चा का कारण बना। पीएम भी वही, अंदाज भी वही, नीति भी वही, कूटनीति भी वही। पीएम बनने के बाद शुरू में वो सऊदी अरब और दुबई गए। दुबई में तो विशाल मंदिर का भी उद्घाटन किया। अफ्रीकी देश ब्रुनेई और नाइजीरिया भी गए। इटली, यूक्रेन, रूस, ऑस्ट्रिया, अमेरिका जैसे देशों में भी गए। गुयाना गए तो 50 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के जाने का रिकॉर्ड तोड़ा। कुवैत गए तो 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर गए। हर देश में उन्होंने भारतीयता की छवि मजबूत की। तमाम देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में इसकी चर्चा लगातार बनी रही। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज इलेक्शन डेट्स की घोषणा ही हुई है। पिछले 2 महीने में आप दक्षिण भारत की काफी दौरे कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत दूर सोचते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि आप
2024 नहीं पर 2029 के बाद की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूती से 2024 का सफर तय किया तो इसमें उनके सिपह सालारों की भूमिका भी विशेष रही। अमित शाह ने आतंक के बाहरी और आंतरिक मोर्चे पर देश को मजबूत किया तो राजनाथ सिंह ने सेना को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जनसंपर्क अभियान चलाया जो बीजेपी के विस्तार का कारण माना गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी की नीतियों की जुबान बन गए और भारत की तरफ उठने वाले हर सवाल का करारा जवाब दिया। तो नितिन गडकरी सड़क मार्ग के साथ देश का आंतरिक ढांचा विकसित करने में लगातार सुर्खियां बटोरते रहे और उनका हरित परिवहन प्लान काफी चर्चाओं में रहा। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज भी मैं कहता हूं कि 2026-31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। एक तो हम अभी काफी ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रूली अभी हाईवे होगा। जो मनाली से शुरू होगा, रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। फिर वहां से हम लोग 18 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। फिर वहां से जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी वो बना रहे। फिर जेडमोर अभी उद्घाटन करेंगे, पूरी हुई। वहां से श्रीनगर आकर फिर जम्मू तक 18 टनल और रोड बना रहे। फिर दिल्ली कटरा से आकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से हम सूरत जाकर, सूरत से एक नया रोड वहां से बना रहे हाईवे। सूरत से नासिक, अहमदनगर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, कोचिन। तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण तक। ये साल दिखाकर कई कमाल बीत चला। साल 2024 के आम चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव थे। कांग्रेस लगातार अपने तीसरे आम चुनाव में 100 के आंकड़े से नीचे रह गई, लेकिन नीति, रणनीति, राजनीति के हर क्षेत्र में राहुल गांधी का एक अलग अंदाज निकल कर आया और वो अंदाज ही उन्हें भी 2024 की चर्चा का सियासी सुपरस्टार बनाता है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। आपको ये बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है, मुझे बता दो, नाम बता दो। ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। When you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar. हम फाइनेंशियल
और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। लोकसभा चुनावों की चुनौती बड़ी थी। बीजेपी 400 पार पर अड़ी थी। राहुल ने थामा हाथों में संविधान, जाति जनगणना के मुद्दे पर खूब किया ऐलान। कोई नहीं खत्म कर पाएगा। कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन सीटें बढ़ गईं। माना गया कि राहुल की राजनीति की पतंग दौर सहित ऊपर चढ़ गई। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। रायबरेली जीती, अमेठी जितवा दी, लेकिन जब हारे हरियाणा और पस्त हुए महाराष्ट्र में, तो चर्चा ये भी हुई कि लोकसभा चुनावों के मौसम क्या बीत गए। हार जीत तो चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन राहुल की चर्चाओं का इससे भी आगे का किस्सा है। संसद में धक्का मुक्की भी चर्चाओं के खाते में आई। जारी रही संसद में भी राहुल की संविधान को लेकर सत्ता पक्ष पर चढ़ाई। पूरे लोकसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और संविधान बचाओ का एक जो नैरेटिव बनाया, एक नारा दिया, और उन्होंने अपने हर चुनाव प्रचार में संविधान की किताब हाथ में लेकर के जिस तरह पूरे चुनाव को संविधान बचाने के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया, वो एक उनकी बड़ी सफलता थी। और उस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने उसके काउंटर के लिए बहुत तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, बीजेपी ने बहुत नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजों ने बताया कि राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ वाला नैरेटिव था, वो काफी हद तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में कारगर हुआ। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। 24 की चर्चा में राहुल के लिए समय ने यह भी संयोग बनाया। बहन प्रियंका को वाया वायनाड पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस को तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यनमला रेवंत रेड्डी अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के मार्फत कांग्रेस की ध्वजा लहरा रही है, और इधर संसद में भाई बहन की जोड़ी कमाल दिखा रही है। आपको हम फिर बता दें कि शख्सियतों को हमने किसी क्रम में नहीं रखा है, हम बस 24 की चर्चाओं में रहे नेताओं की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब चला जाए बिहार, जहां से 24 के सुपरस्टार बने हुए हैं नीतीश कुमार। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। चौबीस के सुपरस्टार हैं तो समझिए कि उनमें भी नीतीश कुमार हैं। गठबंधन इंडिया से एनडीए में आए, 9वीं बार बिहार के रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बन पाए। किस्मत ने लेकिन दिया इससे भी बड़ा अवसर, तो बन गए केंद्र में मोदी 3.0 के किंग मेकर। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है।
इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। साल भर चर्चा में रहे उनके वादे कि एनडीए का साथ नहीं छूटेगा, पीएम के हाथों से अब की हाथ नहीं छूटेगा। विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं को दरकिनार करके फिलहाल एनडीए की डगर पर नीतीश दिखा रहे हैं चल के। हालांकि चर्चाओं में यह भी रहा कि 25 में है बिहार विधानसभा चुनाव, उससे पहले ही नीतीश दिखा सकते हैं फिर कोई सियासी दांव। लेकिन कल किसने देखा? देखिए, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ 17 महीने की सरकार चलाए और बेहतर ढंग से सरकार चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 2024 के शुरुआत में ही जिस तरीके से महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में आए, 2024 की समाप्ति की ओर है, उसके बाद भी नीतीश कुमार कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में सिग्निफिकेंट बने हुए वह दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अब देखने वाली बात है कि वह फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न की जो बात हो रही है, ट्विस्ट एंड टर्न में क्या हो रहा है यह भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो उनकी यूएसपी है, जो उनके पास में वोट का समीकरण है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, और सबसे बात कहें तो वो साइलेंट वोटर जो आधी आबादी की बात कहते हैं, महिला का वोट जो है सो नीतीश कुमार के पास में है। तो ये नीतीश कुमार वो बिहार की राजनीति में तुरुप की इक्का हैं जिनके साथ सटेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश है शामिल 24 के सुपरस्टारों में, तो उनकी सियासी फिल्म की स्टारकास्ट में धांसू डायलॉग ललन सिंह भी सुना रहे हैं। कोई पूछ रहा है ये नहीं तो जो मन में आवे, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिताजी ऐसे ही माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। नीतीश की सुपरस्टार वाली मूवी में जेडीयू के कार्यकारी प्रेसिडेंट संजय झा भी शाना बशाना खड़े हैं। बिहार में जेडीयू की तीर की नोक तेज कर रहे हैं। साल बदल रहा है लेकिन नीतीश वही पुराने हैं। कौन जाने 24 के बाद मन में क्या ठाने। कभी अपने बयानों से, कभी अपने अंदाज से, कभी एक्शन से, कभी रिएक्शन से योगी आदित्यनाथ पूरे साल चर्चाओं में बने रहे। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ का नाम सुर्खियों में छाया रहा। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। संदर्भ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के तनाव का था, लेकिन निशाना यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों पर था। बटेंगे तो कटेंगे की बड़ी लकीर सीएम योगी ने खींच दी। 9 में से 7 सीटें उपचुनावों की बीजेपी के लिए जीत थी। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी खेमे के लिए हर्ष और दुख दोनों के मिश्रित भाव थे, क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी तो कर ली, लेकिन बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी कुशल संगठनात्मक क्षमता, अपने आक्रामक तेवरों और कारगर संवाद कायम करने की कला से वापसी की और विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर अपनी क्षमता का लोहा मनवा दिया। बटेंगे तो कटेंगे का उनका नारा, उसकी गूंज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सुनाई दी और यह नारा कारगर भी साबित हुआ। तो साल 2024 को आप देखेंगे तो पाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यह साल गवाह रहा है कि उन्हें स्थापित होते हुए देखना इस साल ने देखा है। यूं तो योगी आदित्यनाथ साल की शुरुआत से ही चर्चा में रहे। पहले श्री राम मंदिर उद्घाटन से पूर्व अयोध्या की तैयारियों को लेकर
फिर लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर कि नतीजे आने के साथ बीजेपी उन्हें हटाने की प्लानिंग कर चुकी है। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। पूरा विपक्ष आपके नाम पर वोटरों के बीच ये कह रहा है कि अगर 400 पार हो गए, बीजेपी फिर आ गई, तो योगी जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रखा जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा किए। नतीजे आए तो यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। चुनावी विश्लेषण की हर खबर योगी आदित्यनाथ के ही इर्द गिर्द रही, पर वो सुर्खियों से दूर रहकर उपचुनाव की तैयारियों में रहे। इस साल का सबसे चर्चित बयान बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भी योगी आदित्यनाथ ने ही दिया। इस बयान ने हरियाणा से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों तक की राजनीति प्रभावित की। अपने तेवरों की बुलेट ट्रेन दौड़ाकर सीएम योगी ने खूब चर्चा पाई। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। बहनों और भाइयों, प्रतिद्वंदियों पर भी बयानों की खूब की चढ़ाई। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था, कौन नहीं जानता है। हर सियासी वार पर सीएम योगी ने जड़े जवाबों के चौके छक्के। साल के जाते जाते उत्तर प्रदेश का संभल सबसे अधिक चर्चा में है, और इस चर्चा के केंद्र में भी हैं योगी आदित्यनाथ। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। हिंदुत्व के रथ पर मजबूती से योगी की सवारी है। चर्चा यह है कि अभी से 27 की तैयारी है। चौबीस में सबसे ज्यादा दूर हुए जिनके कलेश कोई और नहीं, वो हैं अखिलेश। तो चलिए 24 के सुपरस्टार्स का अध्याय आगे बढ़ाते हैं। क्यों है अखिलेश 24 के सुपरस्टार, अब वो बताते हैं। खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए। जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटे। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात न किया करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है,
भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पे कमजोर करने का काम करती है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। पीडीए की गद्दी पर बैठकर इतनी तेज साइकिल दौड़ाई कि 24 में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी दिलवाई। ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। बीजेपी को यूपी में मात दी और समाजवादी पार्टी का हौसला किया बुलंद। ये बात और है कि साथ ही कांग्रेस से भी चलता रहा थोड़ा बहुत द्वंद्व। देखिए, साल 2024 अखिलेश यादव के लिए कामयाबी का, जीत का एक बड़ा संदेश लेकर आया। उनका जो पीडीए का फार्मूला था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कारगर साबित हुआ और लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए सामने तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जीत का ये मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो 9 सीटों में से महज 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकी। मजेदार चर्चा तब हुई जब जीतकर अखिलेश डिंपल संग पहुंचे पार्लियामेंट। वाह वाह सब कर उठे, देख लोकतंत्र का एडजस्टमेंट। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। संसद में समाजवादी परिवार की बड़ी संख्या दिखी कई साल बाद, लेकिन चर्चाओं में रहे अवधेश जीत के फैजाबाद। उपचुनाव की जंग बीजेपी से जीत सके ना अखिलेश, चर्चा ये चलने लगी पीडीए का जादू कितना शेष। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। कभी संभल की खुदाई, कभी पुलिस बल की कार्रवाई, कभी बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। 2024 से अखिलेश अपनी आक्रामक नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि एक पहिया दिल्ली में, एक यूपी में दौड़ा रहे हैं। 2024 से अखिलेश समाजवादी राजनीति ऐसे चला रहे हैं। साल 2024 ने पूरब से दक्षिण तक सियासत के ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स दिए जिनकी चर्चा न हो तो साल का सियासी कैलेंडर पूरा नहीं हो सकता। चलिए दक्षिण से शुरुआत करते हैं। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु स्वागत है भाई, स्वागत है। Right leader, right time. That is Narendra Modi. आंध्र प्रदेश में नायडू ने बदल ही दी तस्वीर, राजनीति की जमीन पर खींची बड़ी लकीर। एनडीए से मिलाया हाथ, लोकसभा विधानसभा संयुक्त चुनावों से पहले आए मोदी के साथ।
आंध्र चुनावों में चली नायडू की ऐसी आंधी कि प्रतिद्वंदियों के सारे सपने हुए हवा। पूर्ण बहुमत पाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और केंद्र में मोदी 3.0 के लिए समर्थन देकर बहुमत रूपी बने दवा। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. 2024 की सियासत में नायडू को मिला बेटे का बड़ा सहारा। युवाओं के बीच लोकप्रियता पाते दिखे लोकेश नारा। और फिर जब साथ में आए सुपरस्टार पवन, तय था होकर ही रहेगा गठबंधन का कल्याण। नायडू किंग भी हैं और किंग मेकर भी, इसीलिए है 24 की चर्चाओं के सुपरस्टार। चौबीस की सियासी चर्चाओं के सुपरस्टार तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। लोकसभा चुनावों में उनका जादू ऐसा चला कि सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद 42 लोकसभा सीटों में से 29 जीत ली और बीजेपी को 12 पर रोक दिया। केंद्र के साथ टकराव ने उन्हें 24 की चर्चाओं में लगातार बनाए रखा। चर्चाएं तब भी उनकी खूब हुई जब लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की अलग अलग कोशिशें की। ममता बनर्जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के रथ को रोका था और उन्होंने अपनी छवि को स्थापित किया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी। भाजपा ने बहुत सफलता वहां पर हासिल की थी, 18 सीटें लोकसभा की वहां पर जीतने में सफल रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने को गेन किया दोबारा से और काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल रही और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वहां पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने आप को। और अपोजिशन की आवाज़, जैसे लोकसभा भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, तो वहां पर ममता बनर्जी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया। उसके बाद बात जब उठने लगी कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए चलेगा, उनको बदलना चाहिए, तो उसमें ही ममता बनर्जी ने जब संकेत दिए, बोला, तो दूसरे राजनीतिक पार्टियां भी, लालू प्रसाद तक की पार्टी ने समर्थन करना शुरू किया। दीदी का दबदबा रहा तो रहा, उनके भतीजे अभिषेक ने उस दबदबे में और बढ़ोतरी की। युवाओं के बीच पार्टी को लेकर गए तो चर्चाओं में भी खूब रहे। संसद में महुआ मोइत्रा ने दीदी की सियासत को बनाए रखा। जीत कर फिर संसद पहुंची तो ये जीत भी चर्चा में रही। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कल्याण बनर्जी ने राजनीति को हिलाए रखा। कभी विवादों के बयान से तो कभी अपने एक्शन से। साल जाते जाते विपक्षी नेताओं के बीच फिर दीदी की चर्चा छिड़ गया है। मतलब ये कि विपक्ष में ये साल रहा दीदी के सियासी स्टारडम के नाम। इस साल क्षेत्रीय राजनीति के नेताओं ने भी बड़ी चर्चाएं बटोरी। हमारी लिस्ट में 24 के जो अगले सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने दिल्ली की सियासत के बीच बटी देश की राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो चर्चा मुख्यमंत्री बनने से अधिक इस बात की रही कि वो चुनाव किस कौशल से लड़े। कैसे महाविकास अखाड़ी के नेताओं के बनाए आरोपों के जाल तोड़े, कैसे वो आधुनिक अभिमन्यु बनकर चुनावी चक्रव्यूह से विजयी होकर बाहर निकले। चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए
कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। एक होती है जीत, एक होता है इतिहास रचना। जब कयास ये थे कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति महाराष्ट्र में फिर सत्ता में लौटेगी या नहीं, फडणवीस की नीति और राजनीति ने अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। प्रतिद्वंदियों के नीचे से सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सर के ऊपर का आसमान तक खींच लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। शिंदे का समर्पण भी चर्चा में रहा, जब मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सहर्ष स्वीकार कर ली। चर्चा असली शिवसेना का इम्तिहान पास करने की भी रही। अजीत पवार का पावर भी चर्चा में रहा, जिसके कारण वो छठी बार उप मुख्यमंत्री बने। चाचा की चुनौती को ऐसे हैंडल किया कि अपनी पार्टी को जनता की अदालत से असली एनसीपी का सर्टिफिकेट भी ले आए। चर्चा तो झारखंड के सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए हेमंत सोरेन की भी 2024 में खूब रही। एनडीए का पूरा जोर एक तरफ रहा, लेकिन हेमंत की लोकप्रियता के आगे कुछ काम न आया। मैं हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम की शपथ, दूसरी बार लगातार सीएम की शपथ एक ऐसा कमाल है जो 2024 की तारीखों में दर्ज रहेगा। जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने फाइट बैक किया वहां पर, वो बहुत चर्चा में रही, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी गद्दी सौंप दी थी। लेकिन चंपई सोरेन जब उन्होंने गद्दी छोड़ने से ना नुकुड़ करने के संकेत दिए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो लग रहा था आदिवासी का बड़ा चेहरा है चंपई सोरेन के नाम पे बीजेपी की तरफ चली गई है, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसे ध्वस्त कर दिया। हेमंत जेल गए तो पत्नी कल्पना ने पार्टी और चुनाव प्रबंधन संभाला, चुनाव लड़ी और जीतकर विधानसभा भी पहुंच गई। एक कुशल गृहिणी से राजनेता तक का उनका सफर भी 24 की चर्चाओं में शामिल रहा। 24 में सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों पर भी लगी थी। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था। हर किसी के चेहरे पर तनाव था कि क्या होगा, कैसे होगा। लोकसभा चुनावों में हारे उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब लड़े तो फिर मुख्यमंत्री भी बने। 24 की चर्चाओं में रहेगा उमर का वोट मांगना, भावुक अपीलें करना। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्योन दस्तार, म्योन यजत, म्योन यटूक, 24 की चर्चाओं में रहेगा उमर का वो चुनावी कौशल जिसने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव में हालात अपनी तरफ मोड़ लिए। कश्मीर के लोगों ने हमें 5 दिन की हुकूमत नहीं दी, 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं दी, 5 महीने की हुकूमत नहीं दी, 5 साल की हुकूमत दी। और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम 5 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ कर लेंगे। हमें 5 साल का अरसा दिया हुआ है, हम अपने तमाम वादे जो हैं वो पूरे करेंगे। बेटों की कैंपेनिंग और पिता की विरासत साथ रही। उमर नहीं लड़ रहे थे तब पिता फारूक का हौसला काम आया। जम्मू कश्मीर भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से बदला था 2019 में, लेकिन 2024 में राजनीतिक रूप से उसने करवट ली। 2025 की शुभकामनाओं के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।